साथ नहीं शुरू हुआ। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन मेरे YouTube चैनल पे और ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम जो है वो बात कर रहे हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप की। पिछली क्लास में जो हमारे आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण अध्याय कंप्लीट हो चुका है और मैंने आपसे जो है उससे संबंधित कमेंट भी मांगे थे कि आप जो बताएं कि आपको उसमें प्रैक्टिस के लिए MCQ क्वेश्चन चाहिए या डिस्ट्रक्टिव क्वेश्चन चाहिए। आप इसी तरीके से हमारे साथ लगातार बने रहें, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें और हाँ, वीडियो को अंत तक देखें और कमेंट द्वारा बताते रहें कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। अभी तक अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल भी सब्सक्राइब कर सकता है। बेल आइकॉन और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। आज हम बात कर रहे हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। आमतौर पर क्वेश्चन में पेपर में पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से आप क्या समझते हैं, बताइए। कंपटीशन लेवल पर भी बहुत बार आता है। बहुत सी बार जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं बच्चे भी पूछते हैं कि सर ये केंद्रीय प्रवृत्ति के माप क्या होते हैं। तो जो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते हैं, जो आंकड़ों की संक्षिप्त रूप में व्याख्या करने की संख्यात्मक विधि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कहलाते हैं। तो क्या है? आंकड़ों की संक्षिप्त रूप से व्याख्या करने की संख्यात्मक विधि, वो क्या है? केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कहलाते हैं। ये आंकड़ों के संपूर्ण समुच्चय का संक्षिप्तीकरण कर देता है। क्या करता है ये? आंकड़ों के संपूर्ण समुच्चय का संक्षिप्तीकरण भी कर देता है और संक्षिप्तीकरण से जो प्राप्त मान होते हैं उन्हें कहा जाता है एकल मान। क्या कहा जाता है? एकल मान कहा जाता है। अर्थात ये आंकड़ों, बहुत अधिक आंकड़ों को जो है वो संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत कर देता है और वो क्या कहलाता है? केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कहलाता है। वैसे तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कई होते हैं, लेकिन जो मोस्टली केंद्रीय प्रवृत्ति के माप योग किए जाते हैं वो 3 होते हैं। वो होता है माध्य, माध्यिका और तीसरा होता है बहुलक। 3 तरीके से हम समांतर माध्य के नाम से जानते हैं। ये माध्यिका कहलाती है और इसे जो बहुलक। 3 प्रकार के जो है वो मोस्टली केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों का आम विद्यार्थियों के द्वारा उपयोग किया जाता है और पेपर में भी मोस्टली इन 3 के बारे में ही पूछा जाता है। चाहे आप जो वो SSC के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप जो वो अपने किसी भी राज्य सरकार द्वारा कुछ बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी जो केंद्रीय प्रवृत्ति के इन 3 मानों के बारे में ही किया जाता है। आगे क्लासों में मन सभी का अध्ययन करेंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं समांतर माध्य की। समांतर माध्य जो केवल किसकी बात करेंगे? माध्य में कई प्रकार होते हैं, जैसे कि गुणोत्तर माध्य, फिर हरात्मक माध्य। तो कई तरह के माध्य होते हैं, लेकिन जो हम माध्य का उपयोग करने वाले हैं वो हमारा कौन सा है? समांतर माध्य। हम केवल समांतर माध्य का ही अध्ययन करेंगे। समांतर माध्य ही जो है वो आमतौर पर सामान्य परीक्षाओं में पूछा जाता है। हरात्मक और गुणोत्तर माध्य जो नहीं पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं समांतर माध्य की। समांतर माध्य को आमतौर पर औसत के नाम से जाना जाता है, यानी कि एवरेज जिसे बोला जाता है। और इसे ज्ञात करने का सूत्र या इसके सामान्य शब्दों में इसका अर्थ क्या होता है? तो सामान्य शब्दों में अर्थ के लिए मैं एक सामान्य सूत्र लिखूंगा और आमतौर पर जो हम छोटी क्लासों में इसका उपयोग करते आए हैं, ये होता है राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। छोटी क्लासों में जो है वो आप औसत ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग अभी तक करते आए हैं। अगर मैं इसी को बड़ी क्लास के अनुसार बात करूं तो ये हो जाएगा प्रक्षेपण राशियों का योग बटा में प्रक्षेपण राशियों की संख्या। केवल क्या उपयोग किया मैंने? राशियों की जगह क्या उपयोग कर लिया? प्रक्षेपण। प्रक्षेपण का योग बटा प्रक्षेपण की
संख्या। इसे जो आमतौर पर इस रूप में भी प्रस्तुत किया जाता है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डैश डैश जितनी राशि है उतना बटा में जो यूज कर लेते हैं n जो नंबर्स ऑफ डिजिट है यहाँ पर, और ये जो जितनी भी राशि है 1 2 3 4 5 जितनी राशि है आप इनका योग कर लेते हैं, और इसी सामान्यतः जो है वो x बार बराबर सिग्मा x बटा में n। सिग्मा जो होता है ये योग या कुल को प्रस्तुत करता है, n जो है वो संख्याओं को प्रस्तुत करता है। तो इस तरह से दो यहां पर आपके लिए नई चीजें हैं, और x बार जो है वो क्या है, समानांतर माध्य को प्रस्तुत करता है। तो अगर आपसे समांतर माध्य का अर्थ पूछा जाए तो आप इसको कैसे, इस सूत्र को आप कैसे जो परिभाषा बदलेंगे, सुनिए कि विभिन्न संख्याओं का योग कर उनमें उनकी संख्याओं से विभाजित कर ज्ञात किया जाने वाला समांतर माध्य कहलाता है, या विभिन्न प्रक्षेपणों का योग कर उनमें प्रक्षेपणों की संख्या से विभाजित करने के बाद हमें समांतर माध्य या औसत प्राप्त होता है। तो इस तरह से अभी जो हम ये करेंगे, इन सूत्रों से ही जो हम परिभाषा बनाएंगे, तो परिभाषा या अर्थ बनाना बहुत इजी रहता है और ये याद करना बहुत आसान होता है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो हम बात करते हैं समांतर माध्य का परिकलन, समांतर माध्य का जो परिकलन है उसको दो भागों में बांटा जाता है, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 को हम कहते हैं असमूहित आंकड़ों का समांतर माध्य, और दूसरा होता है समूहित आंकड़ों का समांतर माध्य। मैंने यहाँ x बार लिख दिया सीधा ही। तो समांतर माध्य का परिकलन दो भागों में बांट के किया जाता है, पहला असमूहित आंकड़ों का और दूसरा समूहित आंकड़ों का परिकलन। जो असमूहित आंकड़ों का परिकलन है इसे 3 भागों में बांटा जाता है, प्रत्यक्ष विधि, फिर कल्पित माध्य विधि और तीसरा जो पद विचरण विधि। इन 3 भागों में असमूहित आंकड़ों को बांटा जाता है। अब बात करते हैं हम समूहित आंकड़ों का। समूहित आंकड़ों को फिर से 2 भागों में बांटा जाता है, विविक्त श्रृंखला और सतत श्रृंखला। ए विविक्त श्रृंखला है और बी जो है वो है सतत श्रृंखला। जो विविक्त श्रृंखला है इसको भी इसी के तरह 3 भागों में बांटा जाता है, प्रत्यक्ष विधि, फिर कल्पित माध्य विधि और तीसरी आती है पद विचरण विधि। इधर जो सतत श्रृंखला है ये केवल 2 भागों में बांटी जाती है, प्रत्यक्ष विधि और पद विचरण विधि। इसमें जो कल्पित माध्य विधि नहीं है। ये डायग्राम आपके लिए बनाना इसलिए जरूरी था कि अगर मैं आगे से आगे इसको बिना बताए करता जाता तो आपको पता ही नहीं लग पाता कि सर ये करवा क्या रहे हैं और कौन सी विधि चल रही है। तो आप इस विधि को, इस डायग्राम को बहुत बढ़िया ढंग से पढ़ लें, याद कर लें, और उसके बाद देखिए आपको समांतर माध्य जो है वो कितना बढ़िया ढंग से समझ आएगा। क्योंकि अभी तक जो आप कक्षा 9 या 10 में या पहले जो समांतर माध्य करते रहे हैं उनमें आपने इन विधियों के बारे में कभी अध्ययन नहीं किया होगा। आपने केवल और केवल वहां समांतर माध्य को ही हल किया, वहां आपको इन विधियों के बारे में से नहीं बताया गया था। लेकिन यहाँ इन विधियों का हम अलग अलग जो डिटेल से वर्णन करेंगे, इनको पढ़ेंगे और इनसे संबंधित जितने सूत्र हैं उनके न्यूमेरिकल हल करेंगे, उन सूत्रों को समझेंगे ताकि आपके दिमाग में कोई भी तरह का कंफ्यूजन नहीं रहे। अभी जो है आप इसका एक बार पूरे डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद में जो है वो इसके बारे में बात करेंगे। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप इसी तरीके से हमारे साथ बने रहें, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।